हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं प्रकाश का एक नया टॉपिक लेके। हमने आपको बताया था कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना होती है, अर्थात जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और वहाँ से जब परावर्तित होकर हमारी आँखों पर आता है, हमारी आँख की रेटिना तक पहुँचता है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम किसी थर्मामीटर को धूप में रख दें तो हम देखते हैं कि उसके पारे का तल जो है वो बढ़ जाता है, अर्थात उसकी रीडिंग बढ़ जाती है। इससे इस बात का पता चलता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव है, और इससे इस बात की ऊष्मीय प्रभाव से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी धातु की वस्तु को धूप में रख दें तो हम थोड़ी देर में देखते हैं कि उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे भी इस बात का पता चलता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव है, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि संवेदना होती है या जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो था भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। और न्यूटन के कणिका सिद्धांत से जो इन्होंने 1675 ईस्वी में दिया था, उससे कई बातें, कई तथ्य प्रकाश के सुलझा भी लिए गए थे। जैसे कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में होकर चल सकता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश की चाल कितनी है, ये सभी तथ्य जो हैं वो न्यूटन के कणिका सिद्धांत से सुलझा लिए गए थे, इनकी व्याख्या की गई। लेकिन अधिकांश जो प्रकाश के तथ्य थे उनकी व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत से नहीं की जा सकी। डियर स्टूडेंट्स, उसके पश्चात 1678 ईस्वी में हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने अपना तरंग सिद्धांत दिया और ये बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, कणों के रूप में नहीं चलता है। अब तरंगों के रूप में चलता है उन्होंने बताया, तो तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकांश भाग निर्वात है, तो फिर तरंगें कैसे चल सकती हैं? तो हाइगेंस ने एक काल्पनिक सार्वभौमिक माध्यम मान लिया, ईथर, कि हर जगह ये उपलब्ध है जिसमें ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और जब ये तरंगें किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर पहुँचती हैं तो वह हमें वस्तु दिखाई देती है। ये ऐसा हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत में कहा। स्टूडेंट्स, हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में प्रकाश के बहुत से तथ्यों को सुलझाया, जिसमें परावर्तन था, अपवर्तन था, व्यतिकरण था, विवर्तन था। ये तथ्य उन्होंने सुलझा लिए थे। लेकिन हाइगेंस ने जो अपना तरंग सिद्धांत दिया था 1678 में, उसके पश्चात उन्होंने 1690 में स्वयं एक ध्रुवण की परिघटना का अध्ययन किया, खोज की, लेकिन इसकी वो व्याख्या नहीं कर सके। जो ध्रुवण की व्याख्या कर लेनी चाहिए थी वो वैज्ञानिक हाइगेंस स्वयं अपने तरंग सिद्धांत से ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहे। जब उन्होंने अपने तरंग सिद्धांत से ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाई तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। और उसके पश्चात हाइगेंस अपने इस तरंग सिद्धांत में और ज़्यादा संशोधन नहीं कर सके। तकरीबन 150 वर्षों तक यही कसमकस बना रहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है या कणों के रूप में चलता है, क्योंकि 1690 में उन्होंने ध्रुवण का खोज की
ध्रुवण की जो परिघटना थी, प्रकाश के जो ध्रुवण की परिघटना है उसकी खोज की, लेकिन उसकी व्याख्या सही से नहीं कर सके थे, क्योंकि उन्होंने ये माना था कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है। उसके ठीक 140 वर्षों पश्चात, 140 वर्षों पश्चात यानी कि 1690, 1790, 40 यानी कि 1830 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एक फ्रेनल, जिन्होंने ये कहा कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में तो चलता है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में नहीं चलता है, बल्कि ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। जब उन्होंने बताया कि ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, तब ध्रुवण की सही व्याख्या की जा सकी। डियर स्टूडेंट्स, ध्रुवण की व्याख्या करने से पहले अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग में होता क्या है कि माध्यम के सभी कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के सभी कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो ध्वनि तरंगें होती हैं जिसमें संपीड़न और विरलन होते हैं, उसके कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। और जैसे हम एक दीवार पर खूंटी गाड़ लें और उससे रस्सी बांध लें, और उस रस्सी के एक सिरे को हम हाथ में पकड़ के एक झटका मारें, तो इस तरीके से जो कंपन करेगी रस्सी, वो अनुप्रस्थ तरंगें हो गई। जैसे तालाब में अगर हम पत्थर फेंकें तो तालाब की के जल की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तालाब की सतह पर जो तरंग उत्पन्न होगी वो अनुप्रस्थ तरंग होगी, हालांकि जल के अंदर वो अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जब ये कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में न चल के अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, तब ध्रुवण की व्याख्या सही से की जा सकी। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि आखिर ध्रुवण किसे कहते हैं, ध्रुवण क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट, साधारण स्थिति में जो प्रकाश तरंग होती है वो एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग के सभी वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या चीज़ होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जैसे ये प्रकाश स्रोत है, इसके चारों ओर ये सामान्य प्रकाश है, ये इस तरीके से ये सामान्य प्रकाश। तो ये जो हमने जो तीर लगा दिए ये हैं वैद्युत वेक्टर के कंपन। ये वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं। ये साधारण स्थिति में किसी भी तरंग के वैद्युत वेक्टर के कंपन, प्रकाश तरंग के वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। लेकिन जब प्रकाश तरंग को हम किसी टूरमेलिन का मतलब एल्युमिनियम बोरान सिलिकेट, टूरमेलिन क्रिस्टल से पारगमित करते हैं, जब हम किसी प्रकाश तरंग को टूरमेलिन क्रिस्टल से निकालते हैं, जब किसी प्रकाश तरंग को हम टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं, तो तरंग के वे ही कंपन टूरमेलिन क्रिस्टल से पार गुजर पाते हैं जो टूरमेलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं, और शेष कंपन को टूरमेलिन क्रिस्टल जो है वो रोक लेता है। अब टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजरने वाले जो प्रकाश तरंग के कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में न होकर एक निश्चित दिशा में होते हैं। ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, या
इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। सामान्य स्थिति में जो प्रकाश होता है वो इस तरीके का होता है, यानी कि ये देखिए, ये प्रकाश तरंग इधर जा रही है और जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं वो सभी दिशाओं में होते हैं, यानी कि तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में। जब हम इसको किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं, इससे गुजारते हैं, तो ये इस तरीके से नहीं गुजरता है। इस तरीके से ये सारे वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में होकर नहीं गुजरते हैं, बल्कि वही कंपन गुजरते हैं जो टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक ही दिशा में गुजर रहे हैं, तो ये क्या है? ध्रुवित प्रकाश, अर्थात यही है प्रकाश का ध्रुवण। ये है कागज के तल के समांतर कंपन। इसमें हमने दिखा दिया है कागज के तल के लंबवत कंपन। फिर एक बार समझ लीजिए कि जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से जब कोई प्रकाश तरंग गुजरती है, तो टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरने वाला प्रकाश के सभी वैद्युत वेक्टर के कंपन नहीं गुजरते, बल्कि वैद्युत वेक्टर के वे ही कंपन गुजरते हैं जो टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं। शेष कंपन को टूरमैलिन क्रिस्टल रोक लेता है। तो जो टूरमैलिन क्रिस्टल से प्रकाश गुजरता है, जो कंपन गुजरते हैं, जो वैद्युत वेक्टर के कंपन गुजरते हैं, वो तरंग संचरण की दिशा के अवलंबवत सभी दिशाओं में न होकर एक निश्चित दिशा में ही होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। इसको बोलते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश, और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। थैंक यू। और स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।